हाय गाइस, वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 6 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, और आज के न्यूज़पेपर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज यही हो जाती है. इस पे एडिटोरियल पे अपन उसको भी डिस्कस करने वाले हैं. सो इट्स अबाउट दी सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने हमने पढ़ा था, एक दो महीने पहले पढ़ा था कि तमिलनाडु का एक इशू था, रिजर्वेशन इशू था, फिर मराठा कोटा का इशू था, और सुप्रीम कोर्ट ने केस का जजमेंट दिया था. उस केस का जजमेंट का नाम था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने लाइन डिमार्केट करी थी कि आप रिजर्वेशन दे सकते हो ओनली 50% तक. 50% को एक्सीड कर सकता है, बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में. बट सुप्रीम कोर्ट ने कल बोला, और ये बोला कि जो मराठा कोटा जो एक्सीड करता है 50% की लिमिट को, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को वायलेट करता है. ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्लियर कर दिया कि मराठा कोटा जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. जो 50% की सीलिंग लगी हुई है, 50% की जो लिमिट लगी हुई है, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो. Again, it's about a statement given by the government advisor, basically principal scientific advisor, की विजय राघवन. तो के विजय राघवन ने बताया कि गवर्नमेंट को रेडी होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि थर्ड वेव कभी भी आ सकती है. और थर्ड वेव ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, थर्ड वेव आएगी. ओके, थर्ड वेव आएगी, ये तो कंफर्म है. कब आएगी ये नहीं पता. ओके, और बहुत सारा वायरल लोड हाई लेके आएगी, मतलब बहुत सारा केसेस लेके आ सकती है. तो उसी को लेकर हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमें तैयार होना पड़ेगा. और जितनी जल्दी हो सके थर्ड वेव के पहले पहले हम लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करें, वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि लोगों को कम से कम इन्फेक्ट हो. ओके, तो ये खुद गवर्नमेंट के एडवाइजर, साइंटिफिक एडवाइजर ने स्टेटमेंट दिया कि थर्ड वेव आने वाली है, आ सकती है. मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो अभी इंडिया में कंडीशन अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, हेल्थ कंडीशन भी बहुत बहुत अच्छी नहीं है. हेल्थ कंडीशन तो अच्छी है ही नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं है. बट अभी इकोनॉमिक कंडीशन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे. रीजन भी क्योंकि हमारी गवर्नमेंट यहाँ सब लोगों की पहली प्रायोरिटी कोविड-19 की सिचुएशन को टैकल करना था, हेल्थ इश्यू को टैकल करना था. लेकिन आरबीआई स्टेप इन हुआ. आरबीआई कल आए, और आरबीआई के जो गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनाउंस किया कि आरबीआई भी कोविड-19 का जो बर्डन है उसको ईज करेगा, हेल्प करेगा, है ना. क्योंकि हमको भी समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है. इसी के चलते उन्होंने 50,000 करोड़ का अमाउंट उन्होंने डिसाइड किया है. ठीक है, वो पैसा देंगे, और वो पैसा कहां यूज होगा? इन दी हेल्थ सेक्टर एंड टू दी स्मॉल बोरोवर्स. जो स्मॉल बोरोवर्स है, जो उनका जो लोन है, जो स्मॉल लोन्स होते हैं, उन लोन को खत्म कर दिया जाएगा, और स्पेशली ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द पैसा हेल्थ सेक्टर में लगाया जाएगा कि हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे तरीके से बिल्डअप किया जाए. मूविंग फर्दर, सो कल ममता बनर्जी ने ओथ ले ली, और पूरी पब्लिक से उन्होंने अपील करी है कि पीस बना के रखें. वेस्ट बंगाल में वायलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे केसेस निकले आफ्टर द इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, के टीएमसी के वर्कर्स, बीजेपी के वर्कर्स एक दूसरे में फाइट कर रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के वर्कर्स की डेथ हुई है, टीएमसी के वर्कर्स की भी डेथ हुई है. बस हो सकता है कि बीजेपी के वर्कर्स ज्यादा हो कंपैरेटिवली टू द टीएमसी वर्कर्स. एंड ये याद रखना कि वेस्ट बंगाल की जो अभी चीफ मिनिस्टर बनी है ममता बनर्जी, वो थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर बनी है, थर्ड टाइम उन्होंने ओथ लिया. मूविंग फर्दर, तो दिस समथिंग अबाउट सिटी. तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप द सिटी न्यूज. अगेन दिस वन इज आल्सो अबाउट सिटी. सो यस, on the northeast page, so just go through the page, go through the headlines. It's totally about the coronavirus, totally about the lockdowns. कोई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं जाती. सेम गोज विद राजस्थान, कोविड-19 न्यूज, हिमाचल में कर्फ्यू लग गया, एंड दिस इज अबाउट सम मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, एक इंजेक्शन जो होता है, जो अगर आपको कम लेवल का ऑक्सीजन, और कम लेवल पे आपके ऑक्सीजन है, मतलब मान के चलो आपके 85 से 92 के बीच में है, तो फिर आपको ये मेडिसिन दी जाती है, ये इंजेक्शन दिया जाता है. वही हरियाणा में बताया गया, हरियाणा के अपोजिशन लीडर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने बोला है कि हेल्थ केयर सिस्टम हरियाणा का कोलैप्स कर गया, हरियाणा टैकल ही नहीं कर पाई सिचुएशन को. ओके, राजस्थान के हाईकोर्ट ने बोला है कि इंश्योर करो कि मेडिसिन सप्लाई सब लोगों को. इट्स नॉट अबाउट द कोविड-19 के मेडिसिन, और भी मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन हो गई, डायबिटीज की मेडिसिन हो गई, हेल्थ हार्ट की मेडिसिन हो गई,
तो ये सारी मेडिसिन सप्लाई होनी चाहिए। कोविड-19 भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए बर्डन है, लेकिन ये सारी चीजें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अदर डिसीज जिनको हो रखी है उनको भी इंश्योर किया जाए कि उनको मेडिसिन सप्लाई हो। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट व्हाई इज टेस्टिंग लो, आस्क तेलंगाना हाई कोर्ट। सो वही बात, तेलंगाना में क्या हुआ, केसेस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए। तो जब उसका एनालिसिस किया तो पता लगा कि केसेस डिक्रीज से स्टार्ट हुए क्योंकि टेस्टिंग कम हो गई। तो कल तेलंगाना हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, अपने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि आप टेस्टिंग लो क्यों कर रहे हो डे टू डे, आप टेस्टिंग को कम नहीं कर सकते। और उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करे कि डेली 1 लाख के ऊपर या 1 लाख, मिनिमम 1 लाख तो टेस्ट हो, कोविड-19 के 1 लाख टेस्ट हो मिनिमम डेली। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट पंजाब चीफ मिनिस्टर। तो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को बोला है कि वैक्सीन के जितने भी ऑप्शंस हैं सप्लाई के, वो आप कैसे भी करके एक्सप्लोर करो। और पंजाब के जो लोग हैं उनको वैक्सीन की कमी नहीं होनी चाहिए। और वो चाहते इस वजह से कि पंजाब में 18 से 44 के एज ग्रुप के लिए वैक्सीन मिल जाए, उनका भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दें। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज अगेन आज हमारे लिए सिर्फ एक ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। रीजन बी दिस इज अबाउट पॉलिटिक्स, तमिलनाडु पॉलिटिक्स, न्यू डॉन इन द्रविडियन पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है हमको। इट्स अबाउट कोरोना वायरस, कोविड-19, सीटी स्कैन। ओके, तो हमें नहीं पढ़ना है, था साइंटिफिक एडिटोरियल हमें कभी नहीं पढ़ना होता है। एंड दिस वन इज अबाउट द आईपीएल, कि आईपीएल सस्पेंड हो गया। ठीक है, तो हमारे लिए सिर्फ एक ही न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट्स अबाउट अगेंस्ट एक्सिस। ओके, सो अगेंस्ट एक्सिस में सबसे पहले बताया गया कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो महाराष्ट्र का कोटा है, मराठा कोटा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। रीजन भी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का ब्रीच कर रहा है। अब है क्या वो अपन समझेंगे, पूरा अपन एक्सप्लोर करेंगे क्या जजमेंट था, क्या क्या और बातें हुई। ऑथर ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो मराठा कोटा क्या कर रहा था, 50% की सीलिंग को लिमिट कर रहा था, 50% की सीलिंग को एक्सीड कर रहा था। और हमने खुद जजमेंट दिया है इन द केस ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कि जब भी आप स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जब रिजर्वेशन देती है तो वो रिजर्वेशन मैक्सिमम अप टू 50 लिमिट तक दे सकती है, 50 लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती है, बट इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। और जो मराठा कोटा दिया गया उसमें कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस नहीं है। ओके, इसी के चलते हम इसको बंद कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा है। आर्टिकल 14 क्यों, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी को ब्रीच करता है, और दूसरा आर्टिकल 21 क्यों, बिकॉज ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हमने सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फेयरनेस चेक करी और फेयरनेस में पता लगा कि वो वैलिडली अच्छा नहीं है। इसी के चलते हमने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। अब हम जब मराठा कोटा की बात करते हैं तो मराठा कोटा में था क्या कि 13% रिजर्वेशन जो था मराठा कोटा में, 30% रिजर्वेशन था वो था जॉब्स में, और 12% रिजर्वेशन था तुम्हारा एडमिशंस में, स्कूल के एडमिशंस में। ओके, इससे पहले तो बल्कि रिजर्वेशन ज्यादा है। 2018 की हम जो लॉ की बात करते हैं, 2018 में अराउंड 16% रिजर्वेशन था एडमिशन में एंड जॉब्स में, दोनों में 16% था। और वहीं उसको 2019 में कम कर दिया गया, कट डाउन कर दिया गया, 12 और 13, 12 इन दी एडमिशन, 13 इन दी जॉब्स। अब इसी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो आपने कट डाउन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ये भी अल्ट्रा वायरस है, मतलब बियॉन्ड दी पावर है, ये आप नहीं कर सकते थे। एंड सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक चीज और बताई जो कि अपन आगे चल के न्यूज में डिस्कस भी करेंगे। इट्स अबाउट कि जब आप रिजर्वेशन देते हो किस बेस पे देते हो, आप रिजर्वेशन देते हो फॉर दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बेस पर, जो भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड होगा हम उसको रिजर्वेशन देते हैं। तो ऑथर का कहना है, तो सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को रिकॉग्नाइज करना सिर्फ एक एंटिटी के हाथ में पावर है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा कि कौन सा पर्सन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का है या नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है प्रेसिडेंट को या स्टैट्यूटरी कमीशन को, ठीक है, वो ये बोल नहीं सकता कि ये पर्सन या फिर ये ग्रुप ऑफ पर्सन या ये रिलीजन या फिर ये कास्ट या ये ब्रीड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आती है। ये काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड कर सकती है। ओके, सो इतना ही सा एडिटोरियल है, इट्स अबाउट द रीसेंट जजमेंट। और इसमें अभी थोड़ी सी बात की जाएगी महाराष्ट्र की, कि गायकवाड़ थे, मतलब एक कमीशन बनी थी स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसको गायकवाड़ कमीशन भी बोला जाता है। एमजी गायकवाड़ उसमें चेयरमैन थे,
उन्होंने रिकमेंडेशन किया था फॉर द मराठा कोटा के लिए, लेकिन उस रिकमेंडेशन को रिसेंटली लॉ बनाया भी गया था, अमेंडमेंट भी आया था, लॉ बनाया भी था महाराष्ट्र ने, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। आगे फिर वही पुरानी बात, इंदर साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, चलिए मूविंग फर्दर ऑन दी नेशनल न्यूज। सो दिस समथिंग अबाउट पोस्ट पोल सर्वे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इट्स इट्स अबाउट द इलेक्शन, जो कि कभी नहीं पूछा था किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज। सो एक रिपोर्ट आई थी स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 वन ईयर ऑफ कोविड-19, जो कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी निकालती है ये रिपोर्ट हर ईयर ने ये रिपोर्ट निकाली इस साल, और बताया कि जब हम वर्कर्स की बात करते हैं, वर्कर की इनकम बिकॉज ऑफ कोविड-19 17% से डिक्रीज हो गई। 17% डिक्रीज हुई, और बहुत सारे मिडिल क्लास जो थे वो मिडिल क्लास पुअर क्लास में आ गए, पॉवर्टी के बिलो आ गए। अब इसका इंपैक्ट और भी चीजों में पड़ता है कि जब आप इनकम का लॉस होता है तो ऑब्वियस सी बात है आप फूड इनटेक कम करते हो। फूड इनटेक कम करते हो, आप एसेट को नहीं बेचते हो, या एसेट को बेचते हो, या एसेट को आप नहीं खरीद पाते। अगर मान के चलो मेरे पास एसेट है और मेरे पास खाने का नहीं है, तो आप एसेट बेचोगे अपना घर चलाने के लिए, है ना। और वो एसेट कम दाम में बेचते हो, कम प्राइस में बेचते हो, उसकी एसेट की वैल्यू होती है और कुछ, लेकिन आप कम उसमें बेचते हो, एंड बोरोइंग लेते हो, बहुत ज्यादा लोन ले लेते हो। तो ये सारे इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट में इसका इंपैक्ट दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, बट अराउंड 2 to 3 years में इसका मार्केट में और इकोनॉमी में इतना बुरा इंपैक्ट दिखेगा कि लेट्स सी कि क्या होता है। इकोनॉमी बहुत बुरी गिरने वाली है अभी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो मार्केट में पैसा खर्च करते ही नहीं, और जब मार्केट में पैसा खर्च नहीं करेंगे तो मार्केट कैसे इवॉल्व होगा, मार्केट कैसे बढ़ेगा। मूविंग फर्दर, सो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने स्टेटमेंट दिया कि जरूर हमने चाइना को बाहर कर दिया है 5G ट्रायल से। उसका रीजन ये है कि एक बार एक चीज तो बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, और दूसरा हम इनके साथ अगर 5G से बाहर नहीं करते तो फिर हम अच्छे रिलेशन बनाने के तरफ जा रहे हैं। एक तो हमारा बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, हमारे जवान मर रहे हैं और क्लैश हो रहे हैं, और दूसरा हम अदर डोमेन्स में उनके साथ अच्छे रिलेशन बना रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो दोनों साइड से अच्छे होंगे, या तो खराब होंगे तो सब तरीके से खराब होंगे। कोई ऐसा वो नहीं रहेगा कि एक डोमेन में अच्छा है, एक डोमेन में खराब रहे रिलेशनशिप। एंड दिस अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज, इट्स अबाउट द 86 इंडियन फिशरमैन जो हमने कल भी पढ़ा था। वो जब श्रीलंका के वाटर में चले गए थे तो उनको श्रीलंकन नेवी ने कैप्चर कर लिया था, लेकिन आफ्टर 10 आवर्स 10 घंटे बाद, मैं तो बोल भी रहा था 1-2 दिन बाद, लेकिन 10 घंटे में ही श्रीलंका ने उन 86 इंडियन फिशरमैन को रिलीज कर दिया। इंडिया के बॉर्डर इशू सिर्फ 2 कंट्रीज के साथ है, एक पाकिस्तान और एक चाइना। बाकी तुम्हारा बांग्लादेश के साथ बहुत पीसफुल रहा है, म्यांमार के साथ बहुत पीसफुल है, श्रीलंका के साथ अगर वैसा डायरेक्टली बॉर्डर टच नहीं होता, बस बहुत कनेक्टेड है, स्ट्रेट से कनेक्टेड है, बल्क स्ट्रेट से कनेक्टेड है, तो बहुत अच्छे बॉर्डर इश्यूज हैं। वाटर तो आता है, ठीक है। सो अगेन वही न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला कि सेंटर ही आइडेंटिफाई करेगी कौन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। स्टेट सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, सजेशन दे सकती है प्रेसिडेंट को और स्टैट्यूटरी कमीशन को, जो कमीशन बैठी है कि रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सिर्फ वो कर सकती है, और कुछ नहीं हो सकता। ओके, मूविंग फर्दर। सो अभी क्या हुआ, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंटर को बोला है कि आप उस पर जीएसटी ना लगाएं। अभी ये पिटिशन किसी ओल्ड कपल ने फाइल करी थी, ओल्ड पर्सन ने फाइल करी थी, जिसने अपने पर्सनल यूज के लिए मंगाया था ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उसका गिर रहा था, बढ़ रहा था, और उसे बाहर की किसी फॉरेन कंट्री से मंगाया था। तो हाईकोर्ट ने यही बोला कि अभी ये इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी है, और इस पर जितनी हो सके उतना कम पैसा लगना चाहिए। एंड इसी के चलते उन्होंने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्ज किया है कि आप जीएसटी ना लगाए तो अच्छा रहेगा, या कम कर दें। मूविंग फर्दर, सो देयर इज समथिंग अबाउट एडवर्टाइजमेंट, तो हमें नहीं पढ़ना है, वी विल स्किप दिस पेजेस। ओके, सो वी डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द वर्ल्ड न्यूज। सो वर्ल्ड न्यूज में हमारे पास 2 न्यूज इंपॉर्टेंट है, 2 न्यूज या 3 न्यूज इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट न्यूज इज अबाउट दी फेसबुक। तो फेसबुक ने बोल दिया है, अपहोल्ड किया है कि हम लोग ट्रम्प का जो बैन है वो हम खत्म नहीं करेंगे। वो ट्रम्प का जो बैन है फेसबुक पर वो कंटिन्यू रहेगा। अब ये बैन हुआ था ऑन 7th ऑफ जनवरी। रीजन भी क्योंकि 6th ऑफ जनवरी में कैपिटल हिल्स पे अटैक हुआ था, और उसमें प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया था, सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने लिखा भी था कि जो ये पब्लिक कर रही है, आउटरीचेस एक्टिविटीज कर रही है, वो सही कर रही है, ना आई सपोर्ट देम।
तो जो कि इसी के चलते बहुत सारे सोशल मीडिया ने उनके अकाउंट बैन कर दिया, तो फेसबुक ने तो उनका परमानेंटली अकाउंट बैन कर दिया था। और जब ये फेसबुक के पास गए तो फेसबुक ने इंश्योर कर दिया कि भाई हम आपका अकाउंट अभी बैन ही रखेंगे, बैन नहीं हटा सकते। सो अगेन फ्रॉम द यूएस, तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइनली कंफर्म कर दिया और बोल दिया है कि बाय द 4th ऑफ जुलाई हमने जितनी भी कंट्रीज को इंश्योर किया है कि हम उनको वैक्सीन सप्लाई करेंगे, हम उनको वैक्सीन सप्लाई करने वाले हैं, अदर कंट्रीज में वैक्सीन सप्लाई हो जाएगी। ओके एंड एक और चीज जो बाइडेन ने बोला है, एंड या अभी 4 जुलाई इंपॉर्टेंट इसी वजह से है क्योंकि 4 जुलाई यूएस का इंडिपेंडेंस डे होता है। ओके इसीलिए याद भी रखना कि 4th ऑफ जुलाई इज द डे ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट कि कल यूएसए ने पिफजर वैक्सीन को बोल दिया था फॉर द इमरजेंसी, फॉर नॉट फॉर द इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज कर दिया था कि आप एडोलेसेंट को दे सकते हो वैक्सीन। अब फाइनली कनाडा ने भी ऑथराइज कर दिया है पिफजर को कि वो कोविड-19 वैक्सीन अलाउड है फॉर द एडोलेसेंट, मतलब जिनकी एज 12 to 15 में आती है। ओके कनाडा ने भी इसको ऑथराइज कर दिया है, परमिशन दे दिया है। So moving further on the economic news, तो economic news में क्या है, it's about the bank IDBI बैंक। So IDBI बैंक में गवर्नमेंट का भी 49% स्टेक है, 49.2% स्टेक है, उसका मैनेजमेंट कंट्रोल है। तो फाइनली ये बोल दिया है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अब हम IDBI बैंक को डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर देखा जाए तो IDBI बैंक 92-94% तो ओन करता है कौन, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और LIC। ओके सो IDBI बैंक के शेयर बढ़ेगा और क्या, हाँ तो जिसको शेयर खरीदना है IDBI बैंक का वो खरीद सकता है। चलिए सो ये सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए, एंड सेम गोज विद द IPL। तो स्पोर्ट्स न्यूज तो IPL में वही बात बताएगी कि IPL कैंसिल हुआ और लोग वापस जा रहे हैं, प्लेयर्स वापस जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। बस एक बार ये याद रखना है कौन सा एडिशन था, किस नंबर का IPL था, एंड लास्ट टाइम IPL किसने जीता था, क्योंकि इस बार तो IPL कोई नहीं जीत पा रहा। ओके सस्पेंड हो गया रिसेंटली। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो विल मीट टुमारो with some exciting news and some exciting current affairs. तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन, एंजॉय योर डे एंड स्टे सेफ।